बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से है। मुख्तार के करीबी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। कोर्ट के आदेश पर शकील हैदर समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। शकील ने एक प्रॉपर्टी के नाम पर बुजुर्ग से 14 लाख की ठगी की थी। वजीरगंज पुलिस ने मुख्तार के करीबी शकील समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। मुख्तार के एक और करीबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुभव, शकील हैदर को लेकर सबसे पहले तो क्या जानकारी है? एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये मुख्तार अंसारी का खास अगर कहें हम तो करीबी हिस्सा है और लगातार इससे पहले भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। एक नया केस जो है वो दर्ज किया गया है। वजीरगंज थाने में ये मामला दर्ज हुआ है और कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है, यानी कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा तब जाकर ये मामला दर्ज हुआ है। दरअसल एक बुजुर्ग को एक प्रॉपर्टी शकील ने बेची थी और वो दरअसल किसी और के नाम थी, तो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से उसको बेच दिया और 14 लाख रुपए उनसे ले ली। और उसके बाद जब बुजुर्ग को जानकारी हुई तो वो तमाम जगहों पर गए पर केस नहीं दर्ज हो रहा था। फिर वो कोर्ट की शरण में गए और वहां से जब कोर्ट ने आदेश किया तब ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो लगातार आप देखिए, लखनऊ में अगर जो भी मुख्तार अंसारी के करीबी हैं, जो भी इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ जब कंप्लेन आ रही है तो मामले दर्ज हो रहे हैं और लगातार ऐसी कार्रवाइयां हमने देखी हैं बीते कुछ समय में। जी ठीक है अनुभव, शुक्रिया आपका। कोर्ट के आदेश पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। बहुत शुक्रिया अनुभव पूरी जानकारी के लिए। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। लैंडक्राफ्ट सोसाइटी के 3C टावर से महिला गिरी है। 17वीं मंजिल से गिरने से महिला की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी देखिए, सुबह 4:30 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में महिला गिरी है, महिला की मौत हुई है। थाना कविनगर क्षेत्र में स्थित लैंडक्राफ्ट सोसाइटी की बड़ी जानकारी आपके सामने। 17वीं मंजिल से गिरने से महिला की मौत हो गई है। सुबह ये कहा जा रहा है कि 4:30 बजे का वक्त जब संदिग्ध परिस्थितियों में महिला 17वीं मंजिल से नीचे गिरी। अब इसके पीछे पुलिस पड़ताल कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही है कि महिला के गिरने की वजह क्या है। 4:30 बजे सुबह थाना कविनगर क्षेत्र में स्थित लैंडक्राफ्ट सोसाइटी का ये पूरा मामला है। इसी पर हमारे साथी शक्ति जुड़ चुके हैं। शक्ति, सबसे पहले तो क्या कह रही है पुलिस और महिला के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, 48 वर्षीय महिला है और महिला के पति ने जानकारी दी और जानकारी ये दी कि सुबह 4:30 बजे बालकोनी की तरफ महिला गई और उसके बाद एकदम आवाज आई नीचे गिरने की। तो महिला के बारे में ये बताया जा रहा है कि महिला काफी समय से बीमार चल रही थी। हालांकि शुरुआती दौर में पुलिस संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है और किसी सीसीटीवी जो आसपास लगे होंगे उनको भी खंगाल कर देख रही है। शुरुआती दौर में तो ये आत्महत्या ही लगती है, जिस तरीके से महिला, जिस तरह से पति ने बताया। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस पूरी तरीके से इसमें जांच, हर तरीके से हर पहलू पर जांच कर रही है। गाजियाबाद के थाना कविनगर क्षेत्र में लैंडक्राफ्ट सोसाइटी का पूरा मामला है। 17वीं मंजिल से इस महिला की गिरकर मौत हुई है। जी ठीक है शक्ति, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। 17वीं मंजिल से महिला की गिरकर मौत। अब आत्महत्या शुरुआती जांच में ये लग रहा है। पुलिस आगे पड़ताल करेगी और हर एंगल से जानकारी जुटाई जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आजम खान की। आजम खान पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमीन हड़पने के एक मामले में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर फैसला लेने में देरी पर असंतोष जताया था। शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 11 मई को यानी कि आज निर्धारित की थी और आज अब इस मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है। आज की सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान क्या टिप्पणी करेगा, क्या कहता है और मामले में क्या फैसला आता है। फैसला आजम के हक में होगा या फिर क्या होगा? कोर्ट का रुख, इस पर लगातार सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या बड़ी बातें हैं, देखिए। फैसला लेने में देरी को लेकर असंतोष सुप्रीम कोर्ट पहले ही जता चुका है और आज का दिन भी बहुत अहम है। बेताशा उम्मीदें हैं आजम खान को भी, आजम के पूरे परिवार को। चलिए कुछ डिटेल्स हैं वो आपको बता दें। आजम पर सुप्रीम सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। आज आजम खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होनी है। आप कह सकते हैं सुनवाई बहुत अहम है। वकील सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है आजम खान को और आजम खान को 87वें केस में हाई कोर्ट से जमानत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले जमानत मिली आखिरी 87वें केस में आजम खान को, और 4 दिन पहले ही आजम पर 88वां केस दर्ज किया गया, जिसके बाद से मुश्किलें उनकी एक बार फिर से बढ़ी। आजम को अभी भी जेल में ही रहना होगा, और आजम के वकील ने कहा 2 साल बाद साजिश के तहत केस हुआ। ये भी आजम की तरफ से वकील ने कहा है। अगर नया केस ना होता तो आजम जेल से बाहर होते, ये भी वकील की तरफ से कहा गया। और नया केस रामपुर में ही दर्ज हुआ है। नए केस का वारंट सीतापुर जेल में तामील हुआ, और फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे स्कूलों को मान्यता दिलाने का आरोप लगा है। और अब तक देखिए आजम खान पर 88 केस दर्ज हो चुके हैं। 87 केस में जमानत मिल चुकी है आजम खान को, और नए केस में एक बार फिर से वो फंस गए हैं। नए केस में जमानत के लिए निचली अदालत में अर्जी देनी होगी, और उसके बाद ही वो जेल से रिहा हो पाएंगे। देखिए मुश्किलें जो खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी, वो मुश्किलें फिलहाल तो खत्म होती दिखाई नहीं नजर आ रही हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उस पर भी लगातार नजर टिकी है। और 87वें केस में जो उनका आखिरी केस माना जा रहा था, उस केस में भी आजम खान को जमानत मिली, लेकिन उसके बावजूद भी वो जेल में ही रहेंगे, क्योंकि नया केस एक दर्ज किया गया है, 88वां केस। अब इसको लेकर किस तरीके से आजम खान के जो वकील हैं वो आगे बढ़ते हैं, और आने वाले वक्त में कब जाकर के जो तमाम मुश्किलें आजम खान की वो खत्म होगी, इस पर भी लगातार नजर है। कुल मिलाकर के जो डिटेल्स हैं वो भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। सीतापुर की जेल में पिछले 2.5 साल से बंद हैं, 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है आजम खान को जब जेल में वो बंद है। आपको याद होगा कि ईद से पहले भी तमाम कयासबाजियां हो रही थी कि ईद वो बाहर मनाएंगे या फिर नहीं मनाएंगे। उसके बाद ईद भी निकल गया। अब उसके बाद इंतजार ये हो रहा है कि कितना वक्त और लगेगा आजम खान को जेल से रिहा होने में। इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी शक्ति जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शक्ति, देखिए तमाम मामले 87वें केस में कल ही जमानत मिली, उसके बाद 88वां केस भी है जिसको लेकर अभी वो जेल से रिहा नहीं होंगे, और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है आजम खान को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। शक्ति, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जिस बात के लिए उनकी सुनवाई होनी थी उस मामले में जमानत मिल चुकी है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी हुई थी वो खारिज हो जाए, वो डिसमिस हो जाए, और जो उनके वकील हैं जो और दलील हैं उसे पेश करें, उस पर कुछ बातचीत आगे बढ़े। तो जिस तरीके से जिस सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज उठाया था और हाई कोर्ट के लिए कहा था कि इस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, तो उस मामले में यानी कि 87वां मामला शत्रु संपत्ति का जो मामला था उसमें हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन जो एक मामला जो 88वां मामला है और जो रामपुर पब्लिक स्कूल से जो धोखाधड़ी का जो मामला दर्ज हुआ है, अब उस मामले में यानी कि आजम खान अभी जल्द जेल से बाहर नहीं आएंगे। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है उस याचिका पर बात होगी या अगली दलीलों पर बात होगी, क्योंकि जो याचिका लगाई हुई थी आजम खान के वकील ने वह उस पर जो हाई कोर्ट है उसमें पहले ही जमानत दे चुका है, और अब सुप्रीम कोर्ट में वो दलील खारिज होने के पूरे चांस हैं। और आगे की अगर कोई बात रखना चाहें तो उनके वकील जरूर बात रखेंगे, और बात यही रखेंगे कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी, लेकिन उसके बाद एक नया और मामला सामने निकल कर आ गया है और उन पर एक और एफआईआर दर्ज कर दी है, तो कहीं ना कहीं उस एफआईआर को लेकर आज जरूर बात हो सकती है। जी, जो नया एफआईआर दर्ज किया गया है उस पर जरूर बात होगी, लेकिन जो याचिका पहले लगाई गई थी शक्ति, उस याचिका पर हो सकता है कि कोई बात ना हो, याचिका खारिज भी हो जाए, क्योंकि उस मामले में जमानत मिल चुकी है आजम खान को। ये अहम जानकारी भी आपने दी है। इस पर लगातार नजर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर अब आगे किस तरीके से अपना रुख रखता है। बहुत शुक्रिया शक्ति आपका पूरी जानकारी। लखनऊ से बड़ी खबर है, खोई जमीन वापस पाने के लिए बसपा की नई रणनीति दिखाई दे रही है। अब नगर निगम के होने वाले चुनाव में बसपा लगाएगी पूरी ताकत। आगामी नगर निगम के चुनाव के लिए बसपा रणनीति लगातार बना रही है। इस बार पार्टी की कोशिश है कि अपने कैडर के लोगों को टिकट दिया जाए। अब नई रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी बसपा, ये कहा जा रहा है। पहले बसपा नगर निकाय के चुनाव नहीं लड़ती थी, और पहली बार 2017 में बसपा ने इस चुनाव में अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा था। तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के 2 उम्मीदवार मेयर का चुनाव भी जीते थे। पार्टी की कोशिश है कि इस चुनाव के जरिए नए चेहरे तैयार किए जाएं। अब देखिए बसपा की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर लगातार नजर है, लेकिन ये कहा जा रहा है जो अभी तक एक तय फॉर्मेट पर आगे बढ़ती थी बसपा, उसमें जरूर बदलाव दिखाई देगा।
और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस नेता अजय राय की। अजय राय को लेकर भी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कांग्रेस नेता अजय राय की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और उन्होंने अपने भाई अवधेश राय की हत्या का मुकदमा वाराणसी से इलाहाबाद ट्रांसफर करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि आरोपी मुख्तार अंसारी की तरफ से इस अर्जी का विरोध किया जाएगा और इस पर किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाता है, उनकी मांग पर किस तरीके से ध्यान दिया जाता है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं इलाहाबाद से, प्रयागराज से। मोइन, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है? अवधेश राय की हत्या का ये पूरा मामला है, इसको लेकर अब क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, और कितने बजे होगी सुनवाई? देखिए, कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या 31 साल पहले वाराणसी में हुई थी। इस मामले में अजय राय खुद वादी मुकदमा थे, यानी शिकायतकर्ता थे, कंप्लेनेंट थे, और इस मुकदमे का ट्रायल वाराणसी की अदालत में चल रहा था। इसमें से एक आरोपी जिसका नाम राजेश न्यायिक है, उसने अपने मुकदमे को अलग करा लिया था और उसके मुकदमे का ट्रायल इलाहाबाद की जिला कोर्ट में चल रहा है। इसी आधार पर अजय राय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है और ये कहा है कि इस मामले का दो जगह ट्रायल चले, इससे उन्हें पैरवी करने में दिक्कत होगी, तो बेहतर यही होगा कि वाराणसी के बजाय पूरे मामले को इलाहाबाद की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि वो ठीक से पैरवी कर सके। आपको बता दें कि इस मामले में अजय राय ने जब मुकदमा लिखाया था तो बाहुबली मुख्तार अंसारी को भी नामजद किया था और मुख्तार अंसारी की तरफ से अजय राय की इस अर्जी का विरोध किया जा रहा है और उसकी तरफ से यह दलील दी जा रही है कि अगर घटना वाराणसी में हुई है तो उस मुकदमे का ट्रायल भी वाराणसी में ही होना चाहिए, इलाहाबाद में नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये कोर्ट को तय करना है कि इस मुकदमे का, पूरे मुकदमे का ट्रायल इलाहाबाद में होगा या वाराणसी में होगा। तो अजय राय की इसी अर्जी पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है। आज पहले दिन कोर्ट सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है, उससे उनकी राय मांग सकता है और बाद में किसी तारीख पर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस बारे में अपना फैसला सुना सकता है। लेकिन जो विपक्षी है, जो आरोपी है मुख्तार अंसारी, उनकी तरफ से इस अर्जी का विरोध किया जाएगा। इस मामले में नोटिस इस पर लगातार नजर रहेगी, आप भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी तफसील से समझाने के लिए। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, लोन माफिया लक्ष्य तंवर की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। पहले भी लक्ष्य तंवर की 4 संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। बैंक अधिकारियों से सांठ-गांठ कर फर्जीवाड़े करने का आरोप है और 400 करोड़ से अधिक का लोन घोटाला कर चुका है लक्ष्य तंवर, ऐसी जानकारी है। और लक्ष्य तंवर के खिलाफ 39 मामले दर्ज है। गाजीपुर से बड़ी जानकारी, ओम प्रकाश राजभर समेत 15 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। गाजीपुर से बड़ी जानकारी आपके सामने है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर समेत 15 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। करीमुद्दीनपुर थाने में ओपी राजभर और कार्यकर्ताओं पर मुकदमा किया गया है। धारा 323, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सुबह सपा के कार्यकर्ता की तहरीर पर 15 से 16 ग्रामीणों पर केस दर्ज हुआ है। और देखिए, धारा 323, 504, 506 के तहत ग्रामीणों पर भी केस दर्ज किया गया है। कल गाजीपुर में कुछ युवकों के साथ सुबह सपा के कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई थी, आपको याद है। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने भी ये कहा था कि उन पर हमला करने की पूरी प्लानिंग के साथ वहां पर कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा था। अब इसी बीच में देखिए, बड़ी जानकारी आपके सामने है। ओम प्रकाश राजभर, सुबह सपा के प्रमुख हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके साथ साथ 15 कार्यकर्ता उनकी पार्टी के, जिन पर केस दर्ज किया गया है। और ये केस दर्ज हुआ है करीमुद्दीनपुर थाने में। धारा 323, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इन्हीं धाराओं में ग्रामीणों पर भी सुबह सपा के कार्यकर्ताओं की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी पर हमारे साथी अनिल जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। अनिल, इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दीजिएगा। ओपी राजभर के साथ साथ 15 कार्यकर्ता हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अनिल जी, बता दें कि कल जैसा कि ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया था कि वो अपने क्षेत्र के गौसलपुर गांव में गए थे किसी के दरवाजा करने के लिए, तो ग्रामीणों ने 15-20 की संख्या में लाठी लेकर उनको घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। इसी बात को लेकर ये पूरा मामला है, जबकि इसमें हकीकत ये था कि ग्रामीण के 2 युवक जो ग्रामीण है वो अपनी बाइक से कहीं से आ रहे थे और इन लोगों की जो वाहन के काफिले थे वो आड़े तिरछे खड़े थे, जिससे जो एक वाहन में उनको मोटरसाइकिल से धक्का लग गया, जिसको लेकर उनके ड्राइवर और कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया था। और उस विवाद के बाद जो ग्रामीण युवक अपने गाँव में गए, गाँव के लोगों से बातचीत किया,
उसके बाद ग्रामीण भी आए और इनसे उसी समय जो कुछ हाथ टाक हुआ था और जिसके बाद इन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने जो है मीडिया को, पुलिस को और अन्य लोगों को जानकारी दिया कि एक विधायक पर हमला हो गया, एक विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जन कैसे सुरक्षित रह सकता है। इसी बात को ठीक है अनिल, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब इस मसले पर किस तरीके से ओपी राजभर रिएक्ट करते हैं इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं ज्ञानव्यापी मामले की। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर आज फिर 2 बजे सुनवाई होगी। मामले को लेकर 10 मई यानी कि कल प्रतिवादी यानी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा और वकील कमिश्नर को बदलने की मांग रखी। कोर्ट ने 9 मई को अभी इस मामले पर सुनवाई की और इसी बीच जज ने दोनों पक्ष की मांग पर यह भी कहा कि अगर जरूरत हुई तो मैं स्वयं भी चल सकता हूं। ये जज की तरफ से टिप्पणी की गई थी, कहा गया था। अब आज देखिए 11 मई को फिर से सुनवाई होनी है। देखना यह होगा कि वकील कमिश्नर को बदलने को लेकर कोर्ट क्या फैसला देता है, कोर्ट क्या कुछ कहता है। आज फैसले की उम्मीद है क्योंकि दोनों पक्षों की बात कोर्ट पहले ही सुन चुका है, दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट सुन चुका है और आज उम्मीदें पूरी हैं कि फैसला इस पर आ सकता है। और चलिए सीधे आपको वाराणसी लिए चलते हैं। हमारे साथी नीतीश पांडे जुड़ चुके हैं वाराणसी से। नीतीश, देखिए दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट सुन चुका है और इसीलिए भी उम्मीदें ज्यादा हो रही हैं कि आज कोर्ट से फैसला आ जाएगा। क्या लग रहा है आपको, क्या जानकारी है? हाँ दीपा, उम्मीदें तो पूरी है कि आज फैसला आ जाएगा, लेकिन आपको बता दूं कि दोनों पक्ष अपनी दलील अलग अलग दे चुके हैं और आज दोनों पक्ष एक साथ कोर्ट के सामने अपनी दलील देंगे और इसके बाद ये कोर्ट, आप देखिए वाराणसी की ये कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर अपना आज फैसला सुना सकती है। मामले पर अगर गौर करें तो श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मामले में जिस तरह से कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी परिसर में पहुंचे और पहुंचने के साथ उन्होंने सर्वे की शुरुआत की और ठीक शुरुआत के कुछ ही पलों के बाद जो मुस्लिम पक्ष है ये आरोप लगाता है कि कोर्ट कमिश्नर पक्षपात कर रहे हैं और इस पक्षपात के आरोप के बाद अब ये पूरा मामला सामने है और देखना ये होगा कि जो कोर्ट का फैसला है वो किसके पक्ष में आता है। क्या कोर्ट कमिश्नर जो पहले नियुक्त किए गए थे वही रहते हैं या उनके बदलने की मांग पर गौर किया जाता है। जिस तरह से जो वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं भी चल सकता हूं, ऐसी स्थिति में क्या सिविल जज सीनियर डिवीजन भी इस तरह का विचार बना सकते हैं क्या? ये सारी बातें अभी देखने वाली होंगी, लेकिन 2 बजे का समय है और 2 बजे के बाद सारी चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल ठीक है नीतीश, 2 बजे का इंतजार कर लेते हैं। 2 बजे के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी और देखना यह भी होगा कि कोर्ट इस पर क्या रुख रखता है और क्या फैसला आज आ जाएगा। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका पूरी जानकारी के लिए। कानपुर से बड़ी खबर है, शिकायतों की जांच में ढिलाई पर 12 अफसरों को नोटिस दिया गया है। डीएम नेहा शर्मा ने 2 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है अधिकारियों से। स्पष्टीकरण मिलने के बाद तय होगी आगे इन पर क्या कार्रवाई होनी है। सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस पोर्टल पर आई शिकायतों का समय से समाधान न करने का ये पूरा मामला है और विभिन्न विभागों के 12 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। कुछ शिकायतों की जांच 30 अप्रैल तक की जानी थी पूरी, लेकिन वो नहीं हो पाया और विभिन्न विभागों के अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने जांच समय पर पूरी नहीं की और डीएम ने खुद 2 बार समीक्षा बैठक करके जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन देखिए उसके बावजूद भी अधिकारियों की उदासीनता दिखाई दी और बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, नोडल अधिकारी, आईजीआरएस के डीए अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी निदेशक और जेके कैंसर इंस्टीट्यूट समेत 12 अफसरों को नोटिस थमा दिया गया है। कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि आखिर क्या वजह रही जिसके पीछे तय समय पर जो काम पूरे करने थे वो काम नहीं हो पाए, इसके पीछे क्या वजह है, इसको लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उसके बाद कार्रवाई होगी। इसी पर हमारे साथी रतीश जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी उनसे लेते हैं। रतीश, डीएम ने सभी को कारण बताओ नोटिस दिया है, 2 दिन का वक्त उनको दिया गया है कि 2 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा, क्या डिटेल्स है? देखिए, जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने 12 अफसरों पर कार्रवाई की है और 12 अफसरों से स्पष्टीकरण मांगा गया। दरअसल आईजीआरएस में तमाम शिकायतें जो दर्ज की जा रही हैं उनके फर्जी निस्तारण का मामला निकल के आया है कि उन शिकायतों का निस्तारण उचित ढंग से और जो नियम के कायदे कानून के
इंसाफ से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसी की कड़ी में 12 अधिकारियों को शुरुआती तौर पर इन शिकायतों में गड़बड़ियां पाने के चलते नोटिस दिया गया, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया और ये कहा गया है कि वो स्पष्ट करें कि इन शिकायतों में जो कारण लिखे गए हैं वो सही नहीं पाए गए, तो ऐसा क्यों हुआ। इनमें से जो 12 अधिकारी हैं उनमें बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, IGRF के नोडल अधिकारी हैं, KDA अधिशासी अभियंता हैं, PWD विभाग के भी अधिकारी हैं और जेके कैंसर इंस्टीट्यूट के निदेशक शामिल हैं। ये 12 बड़े अधिकारियों पर DM ने कार्रवाई की है और शिकायतों के निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है तमाम अधिकारियों से। उसी क्रम में ये कार्रवाई देखी जा रही है। ठीक है रतीश, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब 2 दिन के भीतर जवाब देना होगा तमाम अधिकारियों को। आगरा से बड़ी खबर है, SSP आगरा के नाम पर लगातार वसूली जारी है। ये बड़ी खबर आगरा से है। अब SSP के पेशकार के नाम पर भी 20 लाख रुपए वसूले गए हैं। दुष्कर्म के मुकदमे को खत्म कराने के नाम पर शातिरों ने वसूले 20 लाख रुपए और सिकंदरा थाने में 5 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धारा में दर्ज मुकदमा किया गया है और आरोपितों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।